जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज जियोग्राफी का हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी नेक्स्ट टॉपिक जो कल हमने यानी पिछला जो वीडियो पढ़ा था इसके आगे। दोस्तों बड़ी ही शानदार चीज़ होती है, यहाँ पर हम दो चीज़ों को क्लियर करेंगे। एक कटिबंध होता है और एक ताप कटिबंध होता है और एक दाब कटिबंध होता है। यानी कटिबंध यानी सीधी सी बात, ये दो जो चित्र हैं इन दोनों चित्रों में मैंने पृथ्वी को दो पार्टों में बांट के आपको बताया है। यानी कि हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा है। अक्षांश रेखा यानी कि पृथ्वी पर जो ऐसे आड़ी रेखाएं खींची जाती हैं इनको अक्षांश कहते हैं, और पृथ्वी पर जो ठाड़ी रेखाएं इस तरीके से जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो पृथ्वी को जो होता है दोस्तों दो कटिबंधों में यानी कि दो स्थितियों में बांटा है, अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के आधार पर। तो ये जो चित्र है दोस्तों ये होता है ताप कटिबंध का। ये क्या है? ताप कटिबंध। यानी कि ताप के आधार पर अक्षांश रेखाओं के हिसाब से पृथ्वी को कैसे डिवाइड किया है। और ये है दाब कटिबंध। ये क्या होता है? दाब कटिबंध। अब दाब का मतलब क्या होता है और ताप का मतलब क्या होता है, ये दोनों कंडीशंस आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ही आप ताप और दाब को क्लियर कर पाएंगे। ताप यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जिस कंडीशन में पड़ता है और कहाँ कहाँ टेम्परेचर कितना अधिक होता है, यानी कि ताप कितना पड़ता है पृथ्वी पर, उस आधार पर ताप कटिबंध होते हैं। ताप कटिबंध के आधार पर जो पृथ्वी होती है उसको चार पार्टों में बांटा है। ये चारों के चारों मैंने चित्र में फिल करके रखे हैं। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध। और दाब का मतलब होता है वायु का दाब। वायु दाब यानी एयर प्रेशर जो होता है उसको हम कहते हैं वायु दाब। यानी कि पृथ्वी पर वायु का जो दाब होता है, यानी कि वायु एक दबाव डालती है। भाई वायु का दबाव होता है, जैसे कभी आंधी तूफान वगैरह चलता है तो जैसे मान लीजिए आंधी अगर आपके पीछे से आ रही हो, आप इधर से चल के जा रहे हैं तो अपनी स्पीड बढ़ जाती है। इस तरीके से क्या होता है, वायु भी कहीं ना कहीं प्रेशर डालती है, तो उसके आधार पर जो होता है उसको हम वायु दाब कहते हैं। तो वायु दाब कहाँ पर कितना किस कंडीशन में पृथ्वी पर पाया जाता है, तो ये चित्र जो होता है ये वायु दाब कटिबंधों को प्रदर्शित करता है। तो दो चीजें हम क्लियर यहां से करेंगे। अब ताप और दाब में क्या संबंध होता है, साइंस में फिजिक्स में जब पूछा जाता है तो इससे कई क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी क्षेत्र का ताप बढ़ा दिया जाए तो दाब में क्या परिवर्तन होता है, या फिर ताप कम है तो वहां दाब में क्या परिवर्तन होगा। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ताप अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है दोस्तों, दाब कम हो जाता है। ताप जब बढ़ाते हैं तो दाब क्या होता है, कम होता है। कैसे होता है, जब किसी क्षेत्र में, जैसे आपने पढ़ा देखा होगा बरसात के टाइम में आप थोड़ा सा फील करना, जब गर्मी उसमें क्या होता है, जब बरसात का टाइम आता है, बरसात का जब मौसम होता है तो उसमें उष्णता बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब वहाँ पे ताप होता है और हवा उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं चलती। इसका मतलब वहाँ पर क्या होता है, दाब कम होता है ऐसी कंडीशन में। अब जहाँ ताप अधिक होता है वहाँ क्या होता है, दाब कम हो जाता है। जैसे अगर आप किसी स्थान का ताप बढ़ा देंगे तो वहां क्या होगा, दाब कम हो जाएगा, और जहां पर दाब बढ़ा देंगे वहां पर, जहां पर दाब कम होगा वहां पर क्या होगा, ताप अधिक होगा। ऐसी कंडीशन, ये दोनों चीजें आपको एकदम क्लियर करके रखना है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि किसी स्थान का या किसी वस्तु का ताप बढ़ा दी जाए तो उसके दाब में क्या परिवर्तन होगा, तो ताप बढ़ाने पे दाब कम हो जाता है और दाब बढ़ाने पे ताप कम हो जाता है। या ताप बढ़ाने पर जो होता है दाब कम हो जाता है और ताप कम करने पर दाब बढ़ जाता है। ऐसे सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक ताप कटिबंध के बारे में और एक पढ़ेंगे हम दाब कटिबंध के आधार पे। दाब कटिबंध दोस्तों ये दोनों चीजें होती हैं। कभी कभी मान लीजिए परीक्षा में क्वेश्चन पूछ ले जाए और आपसे आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ क्लियर करने की कोशिश आपके लिए की है। क्योंकि अगर मान लीजिए इसको पढ़ना चाहिए जब एयर के बारे में हम पढ़ते हैं, जब हवा के बारे में पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन जब हवाओं के बारे में, पवनों के बारे में या वायु वेग के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो फिर इसको एक बार और क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ दोनों अगर कटिबंध एक साथ क्लियर हो जाए तो ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ताप कटिबंध। ताप कटिबंध यानी होता है दोस्तों पृथ्वी को ताप के आधार पर चार पार्टों में बांटा है। पिछला जो टॉपिक था उसमें हमने संक्रांति वगैरह क्लियर किया था। संक्रांति में हमने पढ़ा था कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इस भूमध्य रेखा इसको कहते हैं, इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। अब इसके ऊपर हमने संक्रांति पढ़ा था, यानी कि सूर्य जो होता है वो 23.1/2 ऊपर कर्क रेखा तक जाता है और 23.1/2 मकर रेखा नीचे तक आता है। ये सूर्य की क्या होती है, संक्रांति होती है। अब इसके बाद जब सूर्य जहां पर जाएगा या जहां पर भी रहेगा, इसका मतलब वहां पर ताप कैसा होगा, अधिक होगा। तो उसी कंडीशन के आधार
पर यहाँ पर ताप कटिबंधों को हम बांटने वाले हैं। तो सबसे पहले होता है दोस्तों उष्ण कटिबंध। तो सीधा क्वेश्चन परीक्षा के लिए बनता है, उष्ण कटिबंध जो होता है वो कितने डिग्री अक्षांश तक होता है, या उत्तर में कितना होता है या दक्षिण में कितना होता है। तो उष्ण कटिबंध होता है दोस्तों विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के ऊपर 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, यानी 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध का जो क्षेत्र होता है वहां पर उष्ण कटिबंध पाया जाता है। इसी के आधार पर कभी देशों के आपने वनों के बारे में पढ़ा होगा कि भाई उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, अर्ध पर्णपाती वन, वो जो सब नाम होते हैं वो इन्हीं के आधार पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ उष्ण कटिबंध है। जैसे आपने मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ा होगा, भारत के बारे में पढ़ा होगा कि भाई यहाँ की जलवायु कैसी है। तो ये सारी चीज़ें यहीं से क्लियर होती हैं। जियोग्राफी अगर आपका अच्छे से क्लियर है तो फिर नॉर्मल सी बात है, सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो उष्ण कटिबंध जो होता है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 30 डिग्री उत्तर और 0 से 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध जो होता है, इन कटिबंधों या इन अक्षांशों के मध्य जो होता है उष्ण कटिबंध पाया जाता है। उष्ण यानी गर्मी, कटिबंध यानी कि इसको बांटा हुआ है, कटिबंध यानी कि एक पार्ट जो होता है। अब यहाँ हमने पढ़ा है कि सूर्य की किरणें यहाँ पर वर्ष में 2 बार सीधी चमकती हैं, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, जिन्होंने नहीं देखा हो भैया पिछले सारे वीडियो आप देख लीजिए। आप ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप पिछले सारे वीडियो देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाके आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, साल भर सूर्य की किरणें जो होती हैं एकदम सीधी पड़ती हैं, चमकती है। तो यहाँ का जब सूर्य का जो तापमान है, यानी कि सूर्य का सीधा प्रकाश यहाँ पर पड़ता है, तो ये जो हिस्सा रहता है वो हमेशा कैसा रहता है, गर्म रहता है। कैसा रहता है, गर्म रहता है। इसी कारण यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ताप अधिक होता है, और ताप अधिक होने के कारण ही इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। सीधी सी बात है, आपको समझ में भी आ गया होगा क्योंकि पिछला वीडियो आपने देखा है सूर्य का उत्तरायण और सूर्य का दक्षिणायन। अब इसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ 30 से 45 उत्तरी गोलार्ध में और 30 से 45 दक्षिणी गोलार्ध में ये होता है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध यानी कि भाई कैप्टन के बाद उप कैप्टन होता है ना, जैसे ये उष्ण कटिबंध हो गया, इसके बाद उपोष्ण यानी कि थोड़ा सा कम, यानी कि थोड़ा सा कम, यानी कि इससे थोड़ा सा कम गर्म होता है, यानी यहाँ टेम्परेचर इसकी अपेक्षा कम होता है। इसको उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उपोष्ण कटिबंध यानी उत्तरी गोलार्ध में 30 से 45 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 30 से 45 दक्षिणी गोलार्ध में जो कटिबंध होता है इसको उपोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि 45 यहाँ 23 से 1/2 पड़ेगा, 23 से 1/2 ऐसे यहाँ पर पड़ेगा, 23 से 1/2 ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है। अब यहाँ तक सूर्य जो होगा वो उत्तरायण में जाएगा, जब दक्षिणायन होगा तो सूर्य यहाँ तक जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कुछ हिस्सा, जब ये यहाँ पर इस कंडीशन में सूर्य का दक्षिणायन होगा तो इसका कुछ प्रकाश जो होगा यहाँ पर ऐसे तिरछा तिरछा पड़ेगा, तो इसका कुछ हिस्सा गर्म रहेगा और कुछ हिस्सा ठंडा रहेगा। इसलिए इसको उपोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो 23 डिग्री तक जाता है। तो उष्ण कटिबंध क्या हुआ, 0 से 30 डिग्री उत्तर और 0 से 30 डिग्री दक्षिण में उष्ण कटिबंध होता है। उपोष्ण कटिबंध यानी उत्तरी गोलार्ध में 30 से 45 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 45 डिग्री उपोष्ण कटिबंध होता है। इसके बाद होता है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध होता है 45 से लेकर 66, 45 से लेकर 66 या 66 से 1/2 जो आर्कटिक व्रत होता है या अंटार्कटिक व्रत होता है, दोनों कंडीशन में आप कह सकते हैं ये शीतोष्ण कटिबंध होता है। शीतोष्ण कटिबंध यानी कि यहाँ ठंड तो बहुत ज्यादा होती है, इसके बाद हल्की सी उष्णता होती है। हल्की सी उष्णता कब होती है, जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो यहाँ तक ये जाता है, तो हल्का सा यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी पड़ती है जब सूर्य का उत्तरायण होता है तब, और सूर्य का दक्षिणायन होता है तब यहाँ हल्की सी गर्मी पड़ती है। वहाँ की ध्रुवीय कटिबंधों से जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है वो यहाँ पर रहती हैं, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और शीतोष्ण कटिबंध होता है कितना, 45 से लेकर 66 तक ये शीतोष्ण कटिबंध है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी शीतोष्ण कटिबंध होता है 45 से लेकर 66 तक। इसके बाद होता है ध्रुवीय कटिबंध यानी कि जो ध्रुव होते हैं। तो ध्रुव दोस्तों ये होते हैं 90 डिग्री का जो कोण जहां पर बनता है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी कि 66 से लेकर 90 का जो हिस्सा होता है वो ध्रुवीय कटिबंध रहता है। यहाँ तापमान हमेशा ठंडा रहता है, क्योंकि हमने पढ़ा है
कि यहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। सारी की सारी जो स्टोरी है ना वो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन पे डिपेंड करने वाली है। ये पिछले वीडियो में हमने क्लियर कर भी लिया है। अब आप थोड़ा सा इतना सा आप इसको याद रखेंगे कि कौन से कटिबंध में कहाँ पर ताप अधिक होता है, कहाँ पर ताप कम होता है, उसी आधार पर हम दाब कटिबंधों को क्लियर करेंगे और वायु का जो प्रेशर है उस चीज को हम क्लियर करेंगे कि कहाँ कितना प्रेशर होता है और कहाँ कितना दाब होता है। तो एक बार सीधा सा क्लियर करेंगे। उष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री तक जो होता है उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। उपोष्ण कटिबंध यानी उत्तरी गोलार्ध में 30 से लेकर 45 तक, दक्षिणी गोलार्ध में 30 से लेकर 45 तक उपोष्ण कटिबंध होता है। इसके बाद शीतोष्ण कटिबंध 45 से लेकर 66 तक उत्तरी गोलार्ध में, 45 से लेकर 66 तक दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध होता है। इसके बाद ध्रुवीय कटिबंध होता है 66 से लेकर 90 तक दक्षिणी गोलार्ध में और 66 से लेकर 90 तक उत्तरी गोलार्ध में। इसको हम कहते हैं कौन सा कटिबंध? ध्रुवीय कटिबंध। अब देखिए दाब कटिबंध जो होते हैं ना उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ टोटल हमने 90 डिग्री को टारगेट किया है 0 से लेके, लेकिन यहाँ पर नहीं होता, बीच बीच में कुछ जो स्थान होते हैं वो छूट जाते हैं। तो हम दाब कटिबंध को पढ़ रहे हैं। दाब यानी कि वायु का प्रेशर जो होता है उसको हम दाब कहते हैं, और जहाँ ताप अधिक होता है ना वहां पर दाब कम होता है। इसलिए विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, ये जो कंडीशन है विषुवत रेखीय यानी कि 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा होती है इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, और विषुवत रेखा जहां पर होती है वह विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब बनता है। क्यों बनता है निम्न वायुदाब? क्योंकि हमने पढ़ा है कि यहाँ सूर्य की किरणें जो होती है वो साल भर एकदम सीधी पड़ती हैं, और यहाँ 2 बार तो सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसके कारण क्या होता है, यहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा पड़ता है तो यहाँ ताप अधिक होता है, क्योंकि ये उष्ण कटिबंध में आता है, और उष्ण कटिबंध में आने के कारण यहाँ ताप अधिक है तो दाब यहाँ पर कैसा होगा? कम होगा। दाब यहाँ कैसा होगा? कम होगा। और इसके बाद दोस्तों जो पृथ्वी होती है ना, जो पृथ्वी का जो हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा, पृथ्वी ऐसे करके घूमती है, तो पृथ्वी का जो ये केंद्रीय पार्ट होता है यहाँ पर क्या होता है? वेग अधिक होता है, यानी पृथ्वी बहुत ज्यादा स्पीड से इस विषुवत रेखा के चारों तरफ ऐसे करके घूमती है। तो स्पीड अधिक होने के कारण भी यहाँ पर क्या होता है? यहाँ दाब कम होता है, क्योंकि जब स्पीड बढ़ जाती है ना तो यहाँ की जो हवा रहती है वो उठती है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ संवहनी धाराएं नहीं चलती हैं। संवहनी धाराएं यानी कि ऐसे जो होती है इस टाइप की हवाएं यहाँ पर नहीं चलती। भाई जैसे मान लीजिए पृथ्वी ऐसे घूम रही तो आप हवा इस तरफ चलेगी या इस तरफ चलेगी, ऐसे नहीं चलती है। यहां से क्या होता है? हवा ऊपर की तरफ उठती है, ऐसे करके ऊपर की तरफ जाती है ऐसे उठ के। तो यहाँ से हवा जब होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यहाँ पर ताप अधिक है तो यहाँ निश्चित रूप से वायु का दाब कम होगा। तो वायु का दाब कम होने के कारण क्या, यहाँ ताप अधिक होने के कारण यहाँ से जो वायु होती है वो उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में नीचे की तरफ आती हैं। अब भी हवाएं चलती किस तरीके से हैं, तो हम पवनों के बारे में, हवाओं के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इसको एक बार और क्लियर करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे, आपको सारी स्टोरी समझ में जाएगी। आप सिर्फ ये कटिबंध थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि दोनों चीजें हम साथ क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कहां पर होता है? तो भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री का जो क्षेत्र होता है उसको विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कहते हैं। यहां पर लंबवत पवनें चलती, लंबवत यानी 90 डिग्री के साथ ऊपर चलती है इस तरीके से। यहाँ क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं, संवहनी धाराएं नहीं चलती हैं। इसी कटिबंध को हम कहते हैं डोल ड्रम या शीत कटिबंध के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे? डोल ड्रम कहेंगे, या इसी को शांत कटिबंध, इसी को हम क्या कहेंगे? शांत कटिबंध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवाएं कम होती हैं, क्योंकि हवाएं जो रहती हैं वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चल जाती हैं। तो हवाएं जहां नहीं होगी वहां पर निश्चित रूप से निम्न वायुदाब होगा, जहां हवाएं ज्यादा होंगी वहां पर क्या होगा? उच्च वायुदाब होगा। तो ये निम्न विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कहां से हुआ? 0 से 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 0 से 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। अब यहाँ से हमने क्लियर कर लिया कि यहाँ पे ताप अधिक होता है तो यहाँ दाब कम होता है। यहाँ की हवाएं जो रहती हैं वो कैसी चलती हैं? क्षैतिज ना चल के लंबवत चलती हैं। और यहाँ पर इस कटिबंध को हम डोल ड्रम या शांत कटिबंध के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद दूसरा जो कटिबंध होता है, दूसरा नेक्स्ट वायुदाब कटिबंध जो होता है वो होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब। क्या होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब? तो ये कहाँ से होता है? 23 सही 1/2 यानी कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में से लेकर
लेकर 35 डिग्री तक, यानी कर्क रेखा से लेकर 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और मकर रेखा यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक ये जो होता है सेकंड वायुदाब कटिबंध पाया जाता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध। क्या होता है? उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध। अब उच्च वायुदाब है, इसका मतलब यहाँ पे जो होता है सूर्य आपका यहाँ तक पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ जितने भी एरिया की जो वायु होती है वो उठकर ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये आर्कटिक व्रत होता है, तो पृथ्वी एक टर्न और लेती है और यहाँ गति करती है इस तरीके से। यहाँ 66 से 1/2 पे थोड़ा सा टर्न लेती है, तो गति के कारण यहाँ जो हवाएं होती है वो नीचे की तरफ चलती है। थोड़ा सा हम इसको क्लियर करेंगे जब हवाओं की दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे, कोरियोलिस बल के बारे में पढ़ेंगे, तब ये सारी चीजें आपकी अच्छे से क्लियर होंगी। तो यहाँ पर ऊपर से भी कुछ वायु नीचे की तरफ आती है, इस तरफ यहाँ पर इकट्ठी होती है, और नीचे से भी वायु ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ इकट्ठी होती है, तो यहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र क्या होता है, 23/1/2 उत्तरी गोलार्ध में लेके 35 तक, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23/1/2 से लेकर 35 तक। यहाँ पर क्या होता है, कभी कुछ दिन तक यहाँ पर गर्म हवाएं रहती हैं और कुछ दिन तक यहाँ पर ठंडी हवाएं रहती हैं, वो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन पे डिपेंड करता है। इसके बाद होता है दोस्तों उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, यानी ध्रुव के पास आ गए तो उपध्रुवीय हो गया। ये होता है 45 से लेकर 66/1/2 तक, यहाँ पर भी 45 से लेकर 66/1/2 तक होता है। 66/1/2 उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक व्रत होता है, यानी आर्कटिक अक्षांश रेखा, क्योंकि आर्कटिक महासागर से होकर गुजरता है, इसको हम अंटार्कटिक व्रत कहते हैं, क्योंकि अंटार्कटिक महासागर से होकर गुजरता है। तो ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब होता है। और यहाँ पर देखिए मैंने आपसे कहा पृथ्वी 3 जगह टर्न लेती है, एक तो यहाँ पर थोड़ा सा होता है, इसके बाद थोड़ा सा हल्का सा टर्न 23/1/2 यानी कर्क रेखा पर, और नीचे दक्षिण में मकर रेखा पे। इसके बाद 66/1/2 पर थोड़ी सी ये झुकी हुई होती है इस तरफ, तो इस तरफ क्या होता है, ऐसे करके जब ये गति करती है ना, तो हवा जो रहती है वो नीचे की तरफ चलती है। जैसे अब सीधा ऐसा नहीं होता है, भाई हवा के बारे में पढ़ेंगे तो आपका क्लियर होगा। जब आप बाइक चलाते हैं तो ऐसे जैसे गाड़ी आप सामने से ऐसे चलाते जा रहे हैं तो हवा उस तरफ से लगती है, तो बाल किस तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। ऐसे करके जब पृथ्वी गति कर रही है तो गति के कारण ही हवा उत्पन्न होती है, ऐसे तो ऑटोमेटिक कोई हवा चलती नहीं है। जैसे भाई अभी मैं कोई गति नहीं कर रहा हूं तो मुझे पसीना आ रहा है, अगर मैं यहां से भी दौड़ने लगूंगा तो जो होगा हवा चलने लगेगी, तो पृथ्वी की गति के कारण ही हवा उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से जब पृथ्वी घूमती है तो ये जो हवा रहती है इस तरफ नीचे की तरफ चलती है। तो यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, क्योंकि यहाँ से जो वायु होती है वो इस तरफ चली जाती है और कुछ वायु ऊपर की तरफ ऐसे करके उड़ जाती है। हवाओं की दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपकी शानदार क्लियर होंगी। तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में 45 से लेकर 66/1/2 अंटार्कटिक व्रत तक, और उत्तरी गोलार्ध में 45 से लेकर 66/1/2 यानी आर्कटिक व्रत का बीच का क्षेत्र जो होता है उसको उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के नाम से जाना जाता है। और ध्रुवीय उच्च वायुदाब यानी ये होता है 80 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 80 से लेकर 90 का बीच का जो क्षेत्र होता है इसको ध्रुवीय वायुदाब कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब सूर्य का जब उत्तरायण होता है ना, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, सीधी सी बात, और उसके बाद पृथ्वी जो होती है, ध्रुव जो होते हैं ना, वो शांत कंडीशन में होते हैं, ऐसे यहाँ पे गति का इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ कोई गति नहीं होती, तो इसके कारण ये जो बर्फीला क्षेत्र होता है, क्यों बर्फीला होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में पड़ता है, 6 महीने का दिन 6 महीने की रातें होती हैं, इसलिए ये जो क्षेत्र होता है इसको ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर बर्फ जमी रहती है और यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक शानदार मैटर था, 2 जबरदस्त चीज़ें थी, इनके बारे में हमने क्लियर किया है। ये ताप कटिबंध है और ये दाब कटिबंध है। इस चीज़ के बारे में तो हम आगे भी बहुत सारा डिस्कस करने वाले, लेकिन ताप कटिबंध में हम जब किसी देश के बारे में या जलवायु के बारे में जब हम पढ़ेंगे, या भारत की जलवायु के बारे में, मध्य प्रदेश की जलवायु और विश्व की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें हमारी बहुत काम में आने वाली हैं। और यहाँ पर जब हवाओं के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें भी आपकी बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं, क्योंकि किसी भी देश का कटिबंध पूछा जाता है, अक्षांश पूछा जाता है, देशांतर पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जितने भी सारे वीडियो हैं उन सब चीज़ों पर डिपेंड करने वाली होती है। तो आप दोस्तों प्लीज़ रेगुलरिटी इससे आप सारे के सारे वीडियो देखें, पिछले जितने भी वीडियो हैं, क्योंकि जहाँ से हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मैटर जहाँ से स्टार्ट किया था, अगर आप क्रम से सारी वीडियो देखते हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जियोग्राफी के पार्ट के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय मध्य प्रदेश।